ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2016 का। और यही बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आया हुआ था जिसमें क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा था। उसमें से एक ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के एक एक शब्द को अगर हमने ठीक से समझा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो चलिए इसकी एक एक छोटी छोटी चीज को पहले हम समझते हैं, इसके बाद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। पहले हमें क्वेश्चन के एक एक वर्ड्स के मीनिंग को समझना है, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी लैम्डा लाइज along the axis of an electrically conducting infinite cylindrical shell of radius r। पहले इतने हिस्से का मतलब समझ लेते हैं कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। ये मैंने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज बना दिया, और ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज कहां पर है? ये है किसी सिलेंडर की एक्सिस पर। ये है सिलेंड्रिकल शेल, हॉलो सिलेंडर है बेसिकली ये। और इस सिलेंड्रिकल शेल का जो रेडियस है, वो रेडियस कितना दिया है क्वेश्चन में? आर के बराबर, ठीक है। इसका रेडियस ले लिया हमने आर। दूसरा, ये सिलेंडर इनफाइनाइट नहीं लिया है हमने, सिलेंडर का रेडियस इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज देखो, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस आर, यानी कि ये ऐसे में इस सिलेंडर की लेंथ इनफाइनाइट है, इसकी रेडियस इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे हम। तो एक चीज तुमको ये याद रखनी जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो फिर से बनाता हूं मैं डायग्राम। ये सिलेंडर हमने बनाया, और ये सिलेंडर की लेंथ इनफाइनाइट है और रेडियस कितनी है? आर के बराबर। और ये वायर हमने बना दिया जिसकी लेंथ है इनफाइनाइट, जो कि सिलेंडर की एक्सिस पर है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। At time t equal to 0, the space inside the cylinder is filled with a material of permittivity epsilon and electrical conductivity sigma। अब सिलेंडर के बीच का जो स्पेस है, ये जो सिलेंडर है इसके बीच का जो सारा स्पेस है, इसको एक ऐसे मटेरियल से फिल कर दिया गया है, ठीक है। इसको फिल कर देते हैं किसी मटेरियल से। ऐसे मटेरियल से फिल किया गया है कि जिसका कंडक्टिविटी कितनी है? सिग्मा के बराबर है, ठीक। और क्या दिया हुआ है? परमिटिविटी है एप्सिलॉन के बराबर। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द मटेरियल फॉलोज ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द सब्सिक्वेंट वेरिएशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी जे टी एट एनी पॉइंट इन द मटेरियल। यानी सिलेंडर के अंदर, इसका मतलब ये ध्यान से समझना, अब ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया इसका, कि इस सिलेंडर के अंदर अगर हम कोई पॉइंट सेलेक्ट करें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट डेंसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। पोजीशन के साथ वेरिएशन नहीं पूछा है, एक ही पॉइंट पर पूछा है। ये कैसे पता चल रहा है कि हमको एक ही पॉइंट पर पूछा है? ऐसे पता चल रहा है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो ये कहती है एट एनी पॉइंट मटेरियल, और करंट डेंसिटी बताना है एक पॉइंट पर। कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे हम इसका सिलेंडर का, और उस पॉइंट पर करंट डेंसिटी बताना है, जो कि होगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम किस तरह से वेरी कर रही है, ये हमको बताना है उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान क्या रखना है इसमें, कि जो रिलेशन है हमारे पास करंट डेंसिटी का, वो सिग्मा जे इक्वल टू सिग्मा ई हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है। हम जानते हैं कि ओम्स लॉ की एक जो फॉर्म है, ओम्स लॉ की एक फॉर्म ये भी है, जे इक्वल टू सिग्मा ई के बराबर होती है, ठीक है। अब इसमें पूछा यह है कि करंट डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वेरी करेगी किसी पॉइंट पर, तो वो टाइम के साथ उसका वेरिएशन बताना है। लेकिन मन में सवाल सबसे पहले आपके ये आना चाहिए कि इस सिलेंडर में करंट फ्लो होगा क्यों? अगर इसमें कहीं करंट डेंसिटी है, जैसे मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर करंट डेंसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, अगर करंट डेंसिटी का में वेरिएशन हो रहा है यहाँ टाइम के साथ, तो करंट फ्लो हो ही क्यों रहा है इसमें? कहाँ से कहाँ जा रहा है और करंट?
तो करंट के फ्लो होने की वजह ये है कि ये जो वायर है इस पर चार्ज है, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज हम गिवन है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है मान लेते हैं इनिशियली, और जो ये वाला एंड है सिलेंडर का ये लो पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, या आप ये मान सकते हो कि इस वायर की वजह से, ये इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है, इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज एक वायर है तो इसके इनफाइनाइट लेंथ का मान के चल रहा हूं, तो एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसकी वजह से, इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वायर के परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द वायर, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से ये होगा, हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कैसा होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर हम इसकी एक्सिस से सिलेंडर के सरफेस की तरफ चलते हैं तो पोटेंशियल कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्सिस हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। तो अब करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब करंट के फ्लो का मतलब होता है कि चार्ज का फ्लो होना। तो कौन सा चार्ज फ्लो होगा, तो ये जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है इसकी जो ये चार्ज डेंसिटी है, इस पर जो चार्ज है वायर पर, ये चार्ज वायर को छोड़ के धीरे धीरे चलना शुरू कर देगा सिलेंडर के सरफेस की तरफ इधर, जिससे कि करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो वायर है इस वायर पर चार्ज डिक्रीज होता जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा इसके सरफेस पर। ठीक है, तब हमको बताना है कि कोई आर्बिट्ररी पॉइंट अगर हम सेलेक्ट कर लें, मान लो यहां पर, तो डिस्टेंस ही रखनी है हमको, तो इसी पॉइंट पर करंट डेंसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी। करंट डेंसिटी में वेरिएशन दोनों की तरह से होगा, डिस्टेंस के साथ भी बदलेगी वो और टाइम के साथ भी बदलेगी। तो इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है करंट डेंसिटी जे टी, यानी कि टाइम के साथ, एट एनी पॉइंट, यानी कि पॉइंट आपको सिंगल ही रखना है, सेम रखना है, सेम पॉइंट पर टाइम के साथ करंट डेंसिटी में क्या वेरिएशन है ये बताना है। तो आपको कहीं पर भी ये सोल्यूशन मिलेगा ना इस क्वेश्चन का, तो सभी ने जो सोल्यूशन लिखा है वो इधर उधर से देख के लिखा हुआ है, एक्चुअल में क्वेश्चन को मीनिंग को एक्सप्लेन ही नहीं किया है किसी ने, जिससे कि आपको ये समझ में नहीं आता है, और उसी वजह से ये डाउट जो है मेरे पास आया है, अदरवाइज सोल्यूशन तो कहीं भी मिल जाते हैं। तो क्लियर हुआ करंट फ्लो होने की वजह क्या है। करंट फ्लो होने की वजह यह है कि ये जो वायर है इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कैसा होता है, डिक्रीज होता है। तो ये वायर हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। अब इसके बीच का जो मीडियम है वो कंडक्टिंग है। मीडियम कंडक्टिंग होने का मतलब है कि उसमें चार्ज फ्लो कर सकता है, और उसमें चार्ज फ्लो कर सकता है तो इस वायर पर जो चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज जो वायर है, इसका चार्ज फ्लो करते हुए सिलेंडर के सरफेस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें करंट फ्लो होगा, और किसी पॉइंट पर करंट डेंसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी करती है ये हमको बताना है, यानी कि पॉइंट फिक्स रखना है, पॉइंट चेंज नहीं करना है, पोजीशन फिक्स रखनी है, टाइम के साथ करंट डेंसिटी का वेरिएशन बताना है। अब एक चीज और ध्यान रखो, आपको ये पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं कि ओम्स लॉ का एक फॉर्म होता है J इक्वल टू सिग्मा ई के बराबर। तो इसलिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द मटेरियल फॉलोज ओम्स लॉ, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, यानी J इक्वल टू सिग्मा ई हम यूज कर सकते हैं। और अब मैं मान लेता हूं कि किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट पर मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं। आर्बिट्ररी इंस्टेंट क्यों लेना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि टाइम के साथ इस पर चार्ज की वैल्यू बदलती जाएगी, तो करंट डेंसिटी भी बदलती जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलती जाएगी। तो J इक्वल टू सिग्मा ई को हम लिख सकते हैं सिग्मा, और मैंने मान लिया कि लेमडा डैश किसी इंस्टेंट पर करंट लाइन चार्ज डेंसिटी है, इनिशियली लेमडा है लेकिन किसी आर्बिट्री इंस्टेंट पर लेमडा डैश हो गई है, तो सिग्मा लेमडा डैश अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये मैंने लिखी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहाँ पर लिखी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट पर है, और कितनी डिस्टेंस पर है, ये एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इसको हमने लिखा। अब J इक्वल टू सिग्मा लेमडा डैश अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स आ गया है, इसको मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा मेन टास्क ये है कि हम टाइम को कहाँ से इंट्रोड्यूस करें, इसमें टाइम नहीं है हमारे पास, तो टाइम को कैसे लेके आए। तो टाइम को लाने के लिए हम क्या करते हैं कि
आई को हम लिख लेते हैं, जे को हम लिख लेते हैं आई अपॉन ए इक्वल टू सिग्मा लेमडा डैश अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स के बराबर। अब ये एरिया क्या होगा? एरिया होगा करंट के फ्लो की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर, यानी कि हमको एक्स डिस्टेंस पर एक इमेजिन करना पड़ेगा सिलेंडर, और उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, और एरिया कितना हो जाएगा? एरिया होगा 2 पाई एक्स इंटू एल। मान लेता हूँ कि मैं इसका एल लेंथ कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 2 पाई एक्स एल, ये तो हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इक्वल टू सिग्मा लेमडा डैश अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स के बराबर। तो यहाँ से देखिए एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसमें आई इक्वल टू कितना बचता है हमको? इसमें बचा आई इक्वल टू सिग्मा लेमडा डैश और एक एल भी, हाँ, इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट होता है फ्री स्पेस में, यहाँ पर तो जो मटेरियल है उसकी परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट हमको नहीं लगाना चाहिए, तो एप्सिलॉन लिखेंगे हम। तो आई की वैल्यू इतनी आती है। अब करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो डी क्यू डैश बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा लेमडा डैश इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन। डी क्यू डैश अपॉन डी टी, तो डी क्यू डैश को हम लिख सकते हैं डी डी टी, क्यू डैश को लिखा जा सकता है लेमडा डैश इंटू एल के बराबर, इक्वल टू सिग्मा लेमडा डैश एल अपॉन एप्सिलॉन। एल से एल कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा डी एल डैश अपॉन डी टी इक्वल टू सिग्मा लेमडा डैश अपॉन एप्सिलॉन के बराबर। अब देखो फर्दर सिंप्लीफाई करने पर डी एल डैश अपॉन डी लेमडा डैश अपॉन लेमडा डैश इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी टी के बराबर। इसके अलावा करंट टाइम के साथ कम होता जाएगा, तो जैसे ही हमने ये वाली इक्वेशन लिखी है ना, तो जब हम आई को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ एक नेगेटिव साइन हमको लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, और अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन डी लेमडा डैश अपॉन लेमडा डैश इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पर वायर पर जो चार्ज डेंसिटी थी वो कितनी थी? लैम्डा थी, और टाइम टी पर कितनी है? लैम्डा डैश के बराबर है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो एल एन लैम्डा डैश आएगा, लिमिट रखने पर एल एन लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, थोड़ा 2-3 स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिए, तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी के बराबर इतना आया। और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा ई टू द पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी। यह इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से करंट डेंसिटी को डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसमें लेमडा डैश की वैल्यू रख दूँ। तो ये जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, इसको हम उठा के ले आते हैं यहीं पर, तो ये है इक्वेशन नंबर 1। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो J इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स, और लेमडा डैश की वैल्यू कितनी आ जाती है? ये आ जाती है लेमडा ई टू द पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी के बराबर। J इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इसमें यहाँ पे x को वेरिएबल नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया था हमसे कि वेरिएशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द मटेरियल, यानी कि किसी पॉइंट पर टाइम के साथ बताना है, तो वो हमको फिक्स क्या कर देना है? कांस्टेंट किसको रख देना है? एक्स को। तो एक्स भी कांस्टेंट है, तो सिग्मा लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन एक्स, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो इसको मान लेते हैं सपोज ये कोई नया कांस्टेंट है सी, और ई टू द पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी, ठीक है। तो अब जो वेरिएशन है इसमें, अगर मैं टी की वैल्यू को इसमें रखता हूँ 0,
तो जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी के बराबर। और अगर टी को इनफाइनाइट रखता हूं तो ये हो जाएगा 0। यानी कि ये ग्राफ जो है स्टार्ट कहाँ से होगा, किसी फाइनाइट वैल्यू से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो फाइनाइट वैल्यू कौन सी होगी, ये। और फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज होता चला जाएगा। डिक्रीज होने के बाद अगर हम टी की वैल्यू को इन्फिनिटी रख देते हैं, e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो J इक्वल टू कितनी हो जाती है, करंट डेंसिटी कितनी हो जाती है बहुत दूर जाने पर, टाइम के साथ फाइनली कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका जो आंसर है वो सी होगा। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए सी के बराबर, क्योंकि फाइनली करंट डेंसिटी कितनी हो जाती है, 0 यहां से। ठीक। क्वेश्चन ये है, ड्यू टू करंट flowing due to current flowing through a conductor across a voltage source, its temperature increases and its surface molecule evaporate। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एवोपरेट हो जाते हैं। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन कंडक्टर डायमीटर। अब मॉलिक्यूल अगर एवोपरेट होंगे तो डायमीटर कंडक्टर का डिक्रीज होगा, सरफेस का। इफ टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर वोल्टेज ऑफ सोर्स इज टू बी इंक्रीज बाई 1%। तो वोल्टेज क्यों बढ़ाना पड़ेगा हमको अगर हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो, क्योंकि अगर कंडक्टर का डायमीटर डिक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसमें से कम करंट पास होगा, और करंट कम पास होगा तो उसमें हीट कम प्रोड्यूस होगी। तो हीट को अगर हमें सेम लेवल पर मेंटेन रखना है तो हमें वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे करंट भी इंक्रीज हो जाए। Assume that rate of heat transfer to surrounding space is proportional to surface area of the conductor। ये इंफॉर्मेशन है। तो इसको पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं। हमने मान लिया कि जो कंडक्टर है वो एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। कंडक्टर हम मान लेते हैं कि एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है इस तरह का, और उसकी लेंथ है एल के बराबर। रेडियस हमने मान लिया एल के बराबर है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 2 πr इंटू एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इसका πr²। और इसका जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, इसका रेजिस्टेंस होगा R इक्वल टू रो एल बाई ए। एरिया कितना है, πr²। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब इस कंडक्टर में अगर करंट को फ्लो कराते हैं तो एनर्जी क्या होगी, रेडिएट हो जाएगी। टेम्परेचर कांस्टेंट अगर किसी कंडक्टर का होगा तो टेम्परेचर तब कांस्टेंट हो जाता है जबकि वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हीट अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहाँ जाएगी, वो रेडिएट हो जाएगी। तो हीट एनर्जी रेडिएटेड इक्वल टू एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ये दोनों जब इक्वल होंगे तो एनर्जी रेडिएटेड, इसको हम लिख लेते हैं H1, और हीट प्रोड्यूस H2, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। H1 क्वेश्चन में गिवन है कि ये है प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया कितना है उसका, सरफेस एरिया 2 πr इंटू एल, और H1 इक्वल टू लिख लेते हैं सम कांस्टेंट K। तो 2 πr/L, और ये कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K हमने ऐड कर लिया। तो ये है H1। जो H2 हीट है ये है आई V²/L से निकाल लेते हैं। कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V है, तो V²/R के बराबर। तो H2 इक्वल टू V², और R की वैल्यू होगी रो एल अपॉन एरिया। एरिया कितना है, πr²।
तो ये पाई आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, व्हेन टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट, तो उसकी शर्त ये है कि दोनों हीट इक्वल होनी चाहिए। तो वी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई रो एल इक्वल्स टू के इंटू 2 पाई आर एल के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिलता है रिलेशन वी स्क्वायर इक्वल टू के 2 पाई एल आर और अपॉन पाई आर स्क्वायर और रो इंटू एल। अब इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचता है 2 के एल स्क्वायर रो अपॉन आर के बराबर। तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू आई। अब इसमें 2 के एल स्क्वायर रो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको हम मान लेते हैं ये नया कांस्टेंट है सी, तो ये हो जाएगा सी बाई आर। तो फाइनली जो सिचुएशन क्वेश्चन में दी है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज का स्क्वायर सी बाई आर के बराबर है। ये इक्वेशन हमने लिखी यहाँ पर। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ये आएगा 2v dv बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस सी बाई आर स्क्वायर, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो dv बाई डी आर इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस सी अपॉन 2v और एक आर स्क्वायर और है यहाँ पर। फिर हम इसको लिखते हैं dv अपॉन v, या सिंपल अभी dv लिखते हैं इसको, dv यानी चेंज इन वोल्टेज। तो dv इक्वल टू माइनस सी अपॉन 2v आर स्क्वायर डी आर। वॉल्यूम से फिर हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को, तो dv अपॉन v इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन 2v स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर, और यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे v स्क्वायर की। ये v स्क्वायर किसके बराबर है, c बाई आर के। तो ये होगा माइनस सी अपॉन 2 आर स्क्वायर, और जो v स्क्वायर की वैल्यू उसको c बाई आर लिखा, तो ये हो जाएगा r बाई सी इंटू डी आर। तो dv अपॉन v, dv अपॉन v इक्वल्स टू ये आता है माइनस c और एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचता है माइनस 1/2 डी आर अपॉन आर। अब ये डी आर क्या है, चेंज इन रेडियस अपॉन रेडियस, तो इसको हम कह सकते हैं ये फ्रैक्शनल चेंज है रेडियस में। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा परसेंटेज चेंज। तो डी आर अपॉन आर, डी आर अपॉन आर इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस 2 टाइम्स डी वी अपॉन वी। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया हमने और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन में ये गिवन है हमें -2 इंटू डी वी अपॉन वी, यानी परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज गिवन है। वोल्टेज ऑफ सोर्स इज टू बी इंक्रीज बाय 1%, तो इसको लिखा हमने 1% के बराबर। तो डी आर, अच्छा ये डी आर अपॉन आर था, तो डी आर अपॉन आर इंटू 100, तो सिंप्लीफाई करने पर यह जाएगा -2%। नेगेटिव साइन ये बताता है कि रेडियस में डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, जो कि हुआ ही है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स एवोपोरेट होंगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में देखो पूछा ये था परसेंटेज डिक्रीज इन कंडक्टर डायमीटर, तो ये परसेंटेज डिक्रीज हमने किस में निकाल दिया है, कंडक्टर के रेडियस में निकाल दिया है। तो रेडियस में जितना परसेंटेज डिक्रीमेंट होगा उतना ही परसेंटेज डिक्रीमेंट किस में होगा, डायमीटर में होगा। इसको अगर डायमीटर में लिखना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सभी जगह, इसको 2r कर लेंगे, ऊपर 2dr हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, आंसर होगा ये 2%। ठीक है, तो ये था डाउट देवाशीष का। तो बढ़िया क्वेश्चन था देवाशीष ये, इसमें 11th क्लास का भी कुछ पोर्शन इंक्लूडेड था।
11th क्लास के जिस कॉन्सेप्ट को हमें इसमें लगाना था वो ये था कि अगर कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर किसी बॉडी का कांस्टेंट तब हो जाता है जब वो हीट एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है। तो इस कंडक्टर में हीट तो प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होगा तो हीट तो प्रोड्यूस होगी। तो वो हीट जा कहाँ रही है, वो सारी की सारी हीट अगर रेडिएट हो जाती है सराउंडिंग में, सारी हीट अगर रेडिएट हो जाएगी सराउंडिंग में तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर सारी सारी रेडिएट नहीं होती है, एब्जॉर्ब करता है, तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करेगा तो फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब होता है जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई कंडक्टर के अंदर उस सारी की सारी उसने सराउंडिंग में रेडिएट कर दी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई थर्मल एनर्जी में, और वो थर्मल एनर्जी सारी की सारी रेडिएशन के थ्रू सराउंडिंग में चली गई। इन दिस सिचुएशन टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। ठीक, तो ये हुआ आंसर इसका।